न्यूज़ क्लिक और ट्राई कॉन्टिनेंटल के इस साझा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर विकास रावल। प्रोफेसर विकास रावल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन एवं नियोजन केंद्र में प्रोफेसर हैं और कृषि संबंधित शोध कार्यों के क्षेत्र में एक ये जाने माने नाम है। आज हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे साथ हैं प्रोफेसर विकास रावल, स्वागत है आपका। 25 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अचानक ही लॉकडाउन की घोषणा की गई। उस वक्त रबी की फसल की या तो कटाई शुरू होनी थी या कुछ क्षेत्रों में कटाई शुरू हो चुकी थी। तो लॉकडाउन की वजह से रबी की फसल की कटाई पर क्या प्रभाव पड़ा है? एक जो सबसे पहले समझने की बात है वो ये है कि ये जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट 25 तारीख को हुआ, ये एक तो बिल्कुल ही बिना तैयारी के, बिना किसी प्लानिंग के, अचानक से, बिना किसी वार्निंग के अचानक से कर दिया गया। उसमें रबी की फसल की कटाई कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर कितने दिन में होने वाली है और उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं, उसको हमें किस तरह से उसकी योजना बनानी है, उसके बारे में सरकार की तरफ से क्लियरली कोई सोच विचार नहीं था। तो पहले जब लॉकडाउन हुआ तब तो एक बार तो कटाई नहीं करने दिया गया। हाँ, बहुत पहले हफ्ता 2 हफ्ता तो ऐसे गया कि पुलिस की तरफ से गांव-गांव में जा कर के कहीं पर भी लोग इकट्ठा होने को आप नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो है एक तो पहले कटाई एक तरह से रुक गई, फिर कंबाइन हार्वेस्टर्स के लिए मशीनें नहीं थी, मजदूर नहीं थे, इसके कारण से कटाई में जो है बहुत समय लगा, बहुत देरी हुई और ऐसा भी है कि उस कटाई के देरी के कारण किसानों को ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ा, फिर उस कटाई में नुकसान ज़्यादा हुआ और फिर उसकी बिक्री में दिक्कतें आईं। तो इस तरह से किसानों को इस योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन के लागू ना करने के कारण से रबी फसलों की कटाई और बिक्री में बहुत देरी और नुकसान और खर्चा उठाना पड़ा। और अगर हम उन कृषि के उन उत्पादों की बात करें जो काफ़ी जल्दी ही खराब हो जाते हैं, मसलन दूध, सब्जियां, अंडे और पोल्ट्री उत्पाद, तो लॉकडाउन की वजह से इन उत्पादों के माध्यम से आय अपनी अर्जित करने वाले किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि किसान जो ये पेरिशेबल चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, आलू की कटाई जो है जैसे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में मार्च के शुरू में, फरवरी के अंत से लेकर मार्च के शुरू में होती है। तो आलू कट करके बाज़ार जाने के लिए तैयार था। इसी तरह से टमाटर को चुगा जाता है या और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, गोभी है, बंद गोभी है और फल अलग अलग प्रकार के जो है इस सीज़न में जो है उतरते हैं। तो उनको न बेच पाना, उसके कारण से अब अनाज जो है वो तो आप कुछ खर्चा करके जैसे तैसे आप उसको संयोग करके रख सकते हैं, लेकिन इन फसलों की जो तुरंत अगर बिक्री नहीं होगी तो उसके कारण से सीधा सीधा किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस केस में एक्चुअली 2 चीज़ें हुई। एक तो जो रिटेल मार्केट है, जो खुदरा बाज़ार है, वहाँ पर ये सब्जियाँ पहुँची नहीं क्योंकि आपका जो सारा सप्लाई चेन था वो एकदम से टूट गया। और दूसरा तो यहाँ खुदरा बाज़ार में तो दाम जो है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ जगह पर दाम एकदम गिर गया क्योंकि जो है मंदी आ गई, डिमांड कम हो गई। दूध के केस में अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने 15 तारीख को कहा कि 20 से 25% जो है डिमांड में कमी आई। जो 500 लाख लीटर दूध की खपत जो है रोज़ की जो है बिक्री होती थी, वो गिर करके कोई 360 लाख लीटर, वो खुद फाइनेंस में वित्त मंत्री बता रहे हैं कि इतनी दूध की बिक्री में कमी हुई। तो ये जो दूध की बिक्री में कमी हुई, तो एक तरफ से तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, सब्जी, फल, दूध, अंडा, जिनको जो गरीब और मध्यम वर्ग कुछ समय बिना खाए काम चला सकता है, रोज़गार और जो है आमदनी न होने के कारण तुरंत उनका उस पर सबसे पहला जो है कटौती उन्होंने किया। और दूसरी तरफ किसान जो है उसकी जो है उत्पादन को तो रोक नहीं सकता है। अब आपकी जो आलू उतर कर तैयार है, टमाटर जो है कट गया है, तो उसको तो आपको बेचना है, तो वो अपने औने पौने दाम पर उसको बेचने के लिए मजबूर हुए। तो एक तरफ से तो जो है शहरों में डिमांड कम हुई, जहाँ पर डिमांड थी वहाँ पर दाम बढ़े,
और उधर किसानों को जिस दाम पर वो जो बेचते थे वो दाम पूरी तरह से गिर गए। इनफैक्ट वित्त मंत्री ने खुद कहा कि जो प्राइवेट डेयरीज थी उन्होंने दूध खरीदना पूरा बंद कर दिया। तो इतने बड़े मात्रा में जो पेरिशेबल जो हमारा उत्पाद होता था उसकी जो है पूरी की पूरी डिमांड खत्म हो गई और किसानों को वो बहुत बड़े मात्रा में जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा। जी, और अगला सवाल, 15 मई को वित्त मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें उन्होंने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को मुहैया कराई गई है लॉकडाउन के दौरान। तो सवाल का पहला हिस्सा ये है कि क्या 6,400 करोड़ की धनराशि जो फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पहुंचाई गई है उनकी माली हालत को सुधारने में कारगर होगी? और दूसरा, जो ये दावा कर रही हैं कि ये किसानों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, इसमें जुमलेबाजी कितनी है और हकीकत कितनी है? नहीं, देखिए ये तो पूरी तरह से लफाजी है, इसमें जो है सच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और मैं ये 3 बातें कहूँगा। पहला सवाल तो आपने कहा कि ये जो है काफ़ी है क्या? बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मतलब काफ़ी क्या, ये तो बिल्कुल जो है एक बूंद के बराबर है सागर में। हाँ, पर ये है क्या? उससे ज़रूरी सवाल ये है कि ये 6400 करोड़ जो उन्होंने कहा ये क्या है? ये 6400 करोड़ मुआवजा वो है जो पिछले सीज़न का जो बकाया मुआवजा था, जो पिछले सीज़न के नुकसान के बाद पूरे रबी के पूरा सीज़न निकल गया, उसमें पेमेंट नहीं हुआ, उनका अब पेमेंट हो रहा है। ये रबी का लॉकडाउन के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं है, ये मुआवजा पहले जो नुकसान हुआ है जिन किसानों की खरीफ की फसलें खराब हुई थी उसका मुआवजे का जो बकाया है वो दिया गया है। तो ये आप बिल्कुल जो है मिसलीड कर रहे हैं ये कह करके कि हमने जो बकाया दिया। दूसरी बात समझने की ये है कि अब जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने जो फसल बीमा है उसकी नई जो है योजना लाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमे का प्रीमियम होता है उसका कम से कम 40% और कई जगह पर तो 80% तक वो किसान खुद देता है। तो किसान जो है उन्होंने उसका प्रीमियम दिया, बाकी जो 60% है उसका आधा केंद्र सरकार देती है और आधा राज्य सरकार देती है। हाँ, कहीं पर वो 50% का आधा 25-25 हो जाता है। तो केंद्र सरकार कम देती है, किसान ज़्यादा देते हैं, ठीक है। और किसान जितना उसका प्रीमियम भरते हैं वो किसानों को जितना उस बीमा योजना से सब मिलता है 6400 करोड़, उससे कहीं ज़्यादा किसान बीमा कंपनियों को देते हैं। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही है, ये किसानों का पैसा है जो उससे कम जो है जो बीमा कंपनियां अपना फ़ायदा अपने पास रख करके जो है किसानों को दे रही हैं। इसमें जो है किसानों को मदद का कोई सवाल नहीं है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि ये कटाई के सीज़न के बाद से किसानों को तुरंत ज़रूरत होती है अपने उत्पाद ले जाकर कृषि मंडियों में और बाज़ारों में बेचें ताकि उनके पास कुछ पैसे आ पाएँ। तो लॉकडाउन की वजह से कृषि उत्पादों के बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं जैसे बताना था कि एक बार तो कटाई में दिक्कत आई, उसके बाद मंडियां बंद हुई। मंडियां जो है बहुत समय तक हमने जो है करीब पहले हमने 1300 मंडियों का डेटा निकाल करके स्टडी किया था, अब जो है कोई 2500 मंडियों का डेटा हमने देखा है। पहले 21 दिन का जो लॉकडाउन था, अगर आप उसके आंकड़े देखेंगे तो उस समय में जितना गेहूं का खरीद सारी मंडियों में हुआ उसको अगर पिछले साल उन्हीं 21 दिनों से कंपेयर करते हैं तो वो उसका सिर्फ 6% था। 94% गेहूं बिक्री 21 दिन के लिए देर हुई। अगर आप उसके अगला वाला भी लेते हैं तो कुल मिलाकर के गेहूं की खरीद सिर्फ 25% थी पिछले साल के मुकाबले में। तो इसलिए गेहूं की जो खरीद थी, और अगर आप सरसों और चना देखेंगे जो 2 और बड़ी रबी की फसलें हैं, उनमें तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। तो बाज़ार जो है, मंडियां जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई थी, क्योंकि अचानक से आपने पहले तो जो है मंडियों को बंद ही कर दिया क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से था। उसमें खेती को जो एग्जेम्पशन था वो भी जो है बहुत बाद में आया, कोई 2-2.5 हफ्ते के बाद में आया। उसके बाद भी जो मंडियाँ चली तो आपने इस तरह के नियम लगाए कि एक दिन में एक मंडी में 20 या 30 किसान जा सकते हैं। अब अगर 20 या 30 किसान एक मंडी में जाएंगे तो कितने महीने लगेंगे हर किसान को अपना अनाज बेचने में।
फिर उन्होंने कहा कि एक दिन में जो है आप इतना ही अनाज बेच सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा अनाज है वो क्या करेगा? हाँ, वो टोकन ले करके हफ्तों हफ्तों वेट करके लाइनों में लग लग कर, और इस सीज़न में देखिए पूरे देश में, देश के लगभग 60% एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जो है, भौगोलिक एरिया जो है, उसके 60% एरिया में 60% से ज़्यादा बरसात हुई है। जितनी नॉर्मल बरसात इस सीज़न में होती है उससे 60% से ज़्यादा हुई है। तो आप जो है अपनी फसल काट करके मंडियों के दरवाजे पर 3 दिन लाइन में खड़े हैं, ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है, और वो सारा का सारा आपका अनाज खराब हो रहा है। तो एक बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें खराब हुई, वो अपना कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, और तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये सारा जो मंडियों का जो सिस्टम है, इसको कैसे चलाया जाएगा लॉकडाउन में, इसके बारे में आपकी कोई तैयारी नहीं थी। जी, खैर किसान तो कोरोना की मार पहले से ही झेल रहे हैं, और कुछ बीजेपी शासित राज्यों से खबर आई है कि वहाँ पर नियंत्रित मंडियों का सिस्टम है जो अभी पे काम करता है, उसकी जगह पर निजी व्यापारियों और कॉरपोरेटों की आमद का रास्ता तैयार किया जा रहा है, नीतिगत और जो नियमों में बदलाव करते हुए। तो इस संदर्भ में अगर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि भविष्य में किसानों को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। देखिए, ये बहुत ही एक खतरनाक मूव जो है सरकार की तरफ से किया गया है, बीजेपी सरकारों की तरफ से, खासकर मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और यूपी में। तो बीजेपी सरकारों ने खास करके इस पर पहल ली, और ये बहुत ही खतरनाक है। क्या करने की कोशिश है? पहली बात तो कहा क्या जा रहा है, वित्त मंत्री ने भी उस दिन कहा कि किसानों को चॉइस दी जा रही है, किसानों को जो है एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो मंडी में बेचें या कहीं और बेचें। तो ये क्या सिस्टम है? देखिए, मंडियाँ जो हैं वो 1960-70 के दशकों में एपीएमसी एक्ट्स विभिन्न राज्यों में लगाए गए। क्यों लगाए गए? कि जो व्यापारी हैं वो गांव में जा कर के किसान से औने पौने दाम पर फसल खरीदते थे। हाँ, कई स्थान ऐसे भी स्थितियाँ होती हैं कि जो व्यापारी हैं वो उनको एडवांस दे देते हैं और कम दाम में उनसे फिर फसलें खरीदने के लिए वो किसान उस पर मजबूर हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए एपीएमसी एक्ट लाए गए, जिसमें ये कहा गया कि आपको फसल अगर का उत्पाद, कृषि उत्पाद खरीदना है तो आपको मंडी में खरीदना होगा, और उसके लिए बोली लगाई जाएगी, ऑक्शन होगी, और जो सबसे ज़्यादा दाम देगा उसी को अनाज मिलेगा। तो किसान के पास जहाँ तक चॉइस का सवाल है, किसान के पास ऑप्शन होने का सवाल है, वो तो इस सिस्टम के अंदर भी है। इस सिस्टम के अंदर और ज़्यादा है कि आप जो है ऑक्शन कराते हैं, आप जो है बोली लगाते हैं, और जो ज़्यादा दाम देगा उसको देते हैं। ये सिस्टम कोई बहुत अच्छे से चलता है ऐसा नहीं है, ये भी क्लियर कर देने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें जो है व्यापारियों की जो है मिलीभगत रहती है, वो ऑक्शन जो है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती है, और मंडियों में भी किसानों के साथ धोखा विभिन्न प्रकार से किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मंडियाँ हैं वो इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच में कंपटीशन हो, किसान जो है उसको उचित दाम मिल सके, और उस उचित दाम मिलाने का तरीका है कि उसमें कुछ रेगुलेशंस की जाए। अब सरकार कर क्या रही है? सरकार कह रही है कि इस सारे सिस्टम को उठाकर फेंक दिया जाए, और वापस जो पहला सिस्टम था जिससे कि व्यापारी, कॉरपोरेट या कंपनियां जो अनाज खरीदती हैं या जो कृषि उत्पाद खरीदती हैं वो गांव में जाकर के किसान से सीधा खरीदें। आप बेसिकली पुराने सिस्टम पर जा रहे हैं, जिसमें जो है व्यापारी जो है औने पौने दाम पर किसान से गांव में जाकर के अपना कृषि उत्पाद खरीद पाएगा। और ये जो ऑप्शन देने की बात है, इसमें ऑप्शन जो है वो व्यापारियों को दी जा रही है, किसानों को नहीं दी जा रही है। किसानों के पास तो पहले से ऑप्शन है, व्यापारी को ऑप्शन दी जा रही है कि वो मंडी में ही नहीं मंडी में खरीदना उनके लिए अनिवार्य नहीं है, वो जो है अब गाँव में जाकर के खरीद सकते हैं। तो ये जो झूठा जो एक वायदा किया जा रहा है, झूठा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों के भले के लिए ये किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये व्यापारियों के लिए, बड़े जो खरीदार कॉरपोरेट हैं जो अब बड़े पैमाने पर एग्रो प्रोसेसिंग में आए हुए हैं, उनके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है कि वो जो है सस्ते दाम पर किसान से सीधा जो है कृषि उत्पाद खरीद सके। सीधा उसका ये उद्देश्य है। चूँकि हम खाद्यान्नों की सरकारी खरीद पर बात कर रहे हैं, तो 15 मई को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने दावा किया कि जो सरकारी खरीद है वो बहुत तेज गति से हो रही है, और करीब 74,300 करोड़ रुपए खाद्यान्नों की सरकारी खरीद पर खर्च हो चुके हैं। फिर वही
ये इनका दावा है, इसमें सच्चाई कितनी है, जुमलेबाजी कितनी है? देखिए, इसमें तो फिर से झूठ बोला गया है कहीं ना कहीं। अगर आप ये कितना 74,300 करोड़ रुपया आप लेते हैं, उसमें से सरसों और चने की खरीद जो बहुत थोड़ी थोड़ी है, कोई 3-4 हज़ार करोड़ रुपया, उसको आप निकाल देते हैं, तो बाकी जो पैसा बचता है वो 1925 रुपया गेहूं का खरीद का दाम है, वो लगाते हैं, तो ये आता है 370 लाख टन गेहूं की खरीद। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो 11 तारीख तक के आंकड़े वहाँ पर हैं। 11 मई तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल एजेंसी सबको मिला लें तो कुल खरीद 252 करोड़ टन की थी, और 3 दिन के अंतर में वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये बढ़कर 370 करोड़ हो गई। ये बिल्कुल किसी भी तरह से संभव नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 70 करोड़ की पूरे एक हफ्ते में खरीद हुई थी, 70 करोड़ टन की। अब वो 3 दिन में कह रहे हैं कि 120 टन की खरीद हो गई। ये कहाँ से हो गई? पहली बात तो ये कि यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं झूठ है, इतनी खरीद एक्चुअली हुई ही नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी खरीद हुई है वो उसमें से करीब 98% सिर्फ 4 राज्यों में हुई है। पंजाब में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई है, कुछ हद तक हरियाणा में, और उससे थोड़ी कम हद तक यूपी में हुई है। यूपी में पहले जितनी होती थी उससे कोई 1/3 इस बार हुई है। हरियाणा में पहले जितनी होती थी उससे करीब 60% हुई है। तो इन 4 राज्यों में 98% सारी खरीद है। इसके बाहर के किसानों से बिल्कुल भी खरीद नहीं की गई है। और ये जो 98, ये जो कुल खरीद हुई है, जो जितने आंकड़े फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हैं, उसमें से 92% खरीद राज्य सरकारों की जो खरीद एजेंसियां हैं, मार्कफेड है पंजाब में, इस तरह से ये चारों राज्य जो हैं इनमें राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं, उन्होंने खरीद की है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से पहल करके खरीद करना, वो सिर्फ 9% है। तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल ही भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि हमने जो है इतनी खरीद कर दी है, जबकि सच ये है कि इन 4 राज्यों के बाहर बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई है। किसान मजबूर हैं कि वो जो है खुदरा व्यापारियों को औने पौने दाम पर गांव में ही अपना फसल बेच रहे हैं। और सरसों के केस में तो आंकड़े दिखाते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 800-900 रुपये कम पर सरसों बिकी है। और ऐसी हालत बेसिकली हर फसल की रही है कि खरीद इन 2-3 राज्यों के सिवाय बाहर जो है खरीद न होने के कारण किसानों को कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ी है। जी, दावों और हकीकत में तो खैर ज़मीन आसमान का अंतर है। और पीएम किसान योजना, इसको बड़े ज़ोर शोर से प्रचार करके लॉन्च किया गया, और इसके तहत 2000 रुपये की धनराशि प्रति किसान मिलती है। सवाल ये है कि जो 2000 रुपये प्रति किसान की धनराशि है, वो उसकी किस्मत को बदलने में कितना कारगर है, और विशेषकर लॉकडाउन के दौरान इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, और लॉकडाउन के दौरान जिन मुसीबतों का वो सामना कर रहे हैं उससे पार पाने में ये धनराशि 2000 रुपये प्रति किसान प्रति माह कितनी कारगर साबित होगी? पहली बात तो 2000 रुपये बहुत थोड़ा राशि है। मतलब 2000 रुपये में आपका इस समय का खर्चा भी नहीं चलेगा, आपकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, या अगली फसल के लिए आपको खाद बीज जो खरीदना है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से तो ये कहीं भी गिनती में नहीं आएगी। दूसरी बात, ये जो 2000 रुपये अभी इस दौरान में दिए गए हैं, ये पहले से बकाया थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आगे के जो 2000 रुपये थे वो पहले आपको एडवांस में दे दिए गए। ये 2000 रुपये इस समय में देना पहले से निश्चित था, ये बकाया था, ये दिया जाने वाला था। अब उसको जो है पैकेज में डाल करके पैकेज का हिस्सा बना दिया गया। ये वैसे ही कमिटेड एक्सपेंडिचर था, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि ये 2000 रुपया जब सरकार ने पीएम किसान की घोषणा की थी पिछले साल, तो कहा था कि इस योजना का फ़ायदा जो है 14 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। अभी जो आंकड़े वित्त मंत्री ने दिए हैं उनके हिसाब से इस पूरे दौरान में सिर्फ 9 करोड़ किसानों को दिया गया। तो पहली बात तो ये वो पैसा है जो पहले से बकाया था। 2000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, और वो भी जो है आप पूरे किसानों को नहीं दिए, वो भी आपने जो है 14 करोड़ में से 14 करोड़ से कहीं ज़्यादा है किसानों की संख्या। आप सब किसानों को तो नहीं दे रहे हैं, आपने 14 करोड़ का वायदा किया था, आप 14 करोड़ को भी नहीं दे रहे हैं, अब आप 9 करोड़ पर आ गए,
ठीक है ना। तो इसका कोई, इससे कोई बहुत ज़्यादा जो समस्याओं का हल होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चर्चा को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जो संकट कोरोना के को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन लगाने के बाद से जिस तरीके से संकट कृषि क्षेत्र में उभरे हैं और उसके प्रति जो सरकार का रवैया रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या ये रवैया पर्याप्त है और सरकार को आगे किस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि त्वरित रूप से ज़मीनी स्तर पर किसानों को लाभ मिले? देखिए, मुझे पहली बात तो ये कि सरकार का जो रवैया है, चाहे वो किसान हो चाहे मज़दूर हो, उनकी तरफ इस तरह की उदासीनता है, उनकी इस बदहाली की तरफ जो उदासीनता है वो इस तरह की है कि उस उदासीनता को देख कर के आपका दिल दहल जाए। हाँ, तो वो उदासीनता का जो लेवल है, जो स्तर है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है और आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा है और आप जो है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये उदासीनता किस प्रकार की उदासीनता है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक तरफ आप उदासीन हैं इस बदहाली के लिए कि किसान मजदूर आज जो है इस मुसीबत में है, उसकी तरफ आप का कोई जो है आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आप इसका मौका आपके लिए आ गया है कि इसमें जो आपका पहले से एजेंडा था, चाहे वो आपका कम्युनल एजेंडा था या न्यूलिबरल रिफॉर्म करने का एजेंडा था, ये जो है विभिन्न प्रकार के, चाहे मंडियों का रिफॉर्म हो, चाहे लेबर लॉ का रिफॉर्म हो, और आप जो है इसको मौका आपको मिल गया है और आप इन रिफॉर्म्स को कर रहे हैं। न केवल आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। तो वो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा कि इससे बढ़िया मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। उन्होंने सारी राज्य सरकारों का आह्वान किया कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, मंडियों को बंद कीजिए, लेबर लॉज को हटाइए, और इससे बढ़िया आपको जो है उदारीकरण का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। तो सरकार न केवल उदासीन है, सरकार जो है इसमें अपना मौका देख रही है कि इससे किस तरह से अपना एजेंडा पूरा किया जाए, जिससे कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, जो उनके कॉरपोरेट घरानों को जो उनको सपोर्ट देने का जो एक एजेंडा रहता है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। आप पूरी तरह से वो सिंगल माइंडेड एजेंडा लेकर के आप जो है इस पर चल रहे हैं। तो ये किसान जो है सरकार का रवैया है, एक तरफ से किसान और मजदूर की तरफ के लिए उदासीनता, और दूसरी तरफ से एक सिंगल माइंडेड एजेंडा लेकर के आप किस तरह से अपना जो है निजीकरण और रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको किस तरह से आप बढ़ावा दे सकते हैं, आप उस तरफ जा रहे हैं। जी, प्रोफेसर विकास रावल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आकर हमारे इसको सार्थक बनाने के लिए। और कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन लगा है, उसका कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सरकारी रवैये, घोषणाओं और नीतियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, जुमलेबाजी कितनी है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ क्लिक से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।